हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, अर्थात पौधों में पोषण की क्रिया कैसे होती है। ठीक, आज उसी प्रकार हम लेसन 2 के अंतर्गत न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कहने का मतलब हुआ कि जंतुओं में पोषण की क्रिया। You have learned in chapter 1 that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis but animals can't। जैसे कि हमने इसके पहले वाले लेसन में पढ़ा था कि प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के माध्यम से अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं, लेकिन वहीं पे जानवर नहीं कर सकता, यानी जीव जंतु नहीं कर सकते। Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants। अब एक क्वेश्चन आएगा कि अगर जीव जंतु फोटोसिंथेसिस के माध्यम से पौधों के जैसे अगर अपना भोजन नहीं बनाते हैं तो वो अपना भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। तो एनिमल्स अपना भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं? प्लांट से ग्रहण करते हैं। अगर प्रत्यक्ष रूप से बात किया जाए तो वो पौधों के थ्रू जितने भी फ्रूट्स आते हैं या वेजिटेबल्स आते हैं उसको ग्रहण करते हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से वैसे जीव जंतुओं को ग्रहण करते हैं जो पादप को खाते हैं। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ ऐसे जीव उपस्थित होते हैं जो जीव जंतु और पौधों दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। आप याद कीजिए कि सभी जीव जंतुओं को, चाहे वो मनुष्य हो या पादप हो, सबको फूड की ज़रूरत पड़ती है अपने वृद्धि के लिए, चाहे उसमें कोई मरम्मत करना हो उसके लिए, चाहे उसके बॉडी फंक्शन को कार्य करना हो उसके लिए। एनिमल्स न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। एनिमल्स जो भी न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, जितने भी उसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने भोजन को लेने के माध्यम से करता है और उसको अपने बॉडी के लिए उपयोग करता है। यानी बॉडी को जितना उपयोग होता है भोजन से, उसको पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और उस एनर्जी का उपयोग अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मेनी कंपोनेंट्स। ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो। आपने क्लास 6 में ये भी पढ़ा कि जितने भी फूड है उनमें कुछ घटक पाए जाते हैं, उसको आप रिकॉल करने का प्रयास कीजिए और यहाँ पे आप नोटिस लिस्ट बनाइए। जैसे कि हमने पढ़ा था कि कंपोनेंट में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, विटामिन पाए जाते हैं, फैट पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। उन सब का क्या करना है? लिस्ट यहाँ पे बना देना है। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड such as carbohydrates are complex substances. These complex substances can't be utilized as such, so they are broken down simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। कहने का मतलब हुआ कि उस भोजन के घटक में एक कार्बोहाइड्रेट भी हमने पढ़ा था जो कि एक जटिल अणु के रूप में उपस्थित होता है। हम उस जटिल अणु को डायरेक्ट ग्रहण नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वो सिंपल फॉर्म में टूटता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डाइजेशन कहलाती है, यानी पाचन की क्रिया कहलाती है। डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, यानी भोजन लेने का अलग अलग तरीका। अगर भोजन लेने का अलग अलग तरीका का बात करें, यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जीव जंतु होते हैं सबका भोजन लेने का माध्यम एक जैसे नहीं होता है। जैसे कि ह्यूमन है तो माउथ से लेगा, लेकिन अगर हम पाइथन का बात करते हैं, जैसे कि अजगर हुआ, तो वो तो क्या करता है? डायरेक्ट निगल जाता है। तो उसका जो प्रक्रिया वो स्वालिंग हुआ, यानी निगलना हुआ। लेकिन ह्यूमन का बात किया जाए तो वो माउथ के थ्रू भोजन लिया अपना। या बीज का बात करें तो वो नेक्टर लेती है। द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। बीज एंड ह्यूमन हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर मिल्क। यानी भोजन लेने की प्रक्रिया के माध्यम का अगर बात करें तो अलग अलग जीव जंतुओं में अलग अलग होती है। जैसे कि मधुमक्खी और हमिंग बर्ड का क्या दिया है कि वो क्या करते हैं? प्लांट से नेक्टर को सक करने का काम करते हैं, यानी अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। वहीं इन्फेंट्स का बात किया जाए, यानी नवजात जो शिशु होते हैं, वो क्या करते हैं? वो माँ का दूध पीते हैं। स्नेक्स, जैसे कि अभी हम बोले पाइथन, तो पाइथन क्या करता है? स्वालो करता है, यानी डायरेक्ट
जो भी वो शिकार करता है वो उसको क्या करता है, डायरेक्ट निगल जाता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ जलीय जीव पाए जाते हैं जो अपने आसपास जो टीनी पार्टिकल्स पाए जाते हैं जो जल पे तैरते रहते हैं उसको फिल्टर करके डायरेक्ट वो क्या करते हैं, खा जाते हैं। एक्टिविटी 2.1 में दिया गया है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, राइट डाउन द ऑब्जर्वेशन इन द गिवन टेबल, यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ द मोड फीडिंग गिवन बिलो द टेबल हेल्पफुल। यहाँ पे कुछ दिया गया है हेल्प वर्क्स और यहाँ पे एनिमल्स का नाम दिया गया है, इसका काइंड ऑफ फूड यानी भोजन का प्रकार क्या होता है या और इनका मोड क्या होता है यानी किस माध्यम से ग्रहण करते हैं, इसके बारे में लिखना है। अमेजिंग फैक्ट के अकॉर्डिंग दिया है, एक यहाँ पे तथ्य दिया गया है, स्टारफिश feeds on animals covered by hard shell or of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through the shell. The starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and the food is slowly digested. यानी कहने का मतलब हुआ कि स्टार फिश एक ऐसा जीव है जिसका जो कवर है वो हार्ड सेल से ढका रहता है यानी कठोर परत से ढका रहता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है अर्थात CaCO3 जिसको बोलते हैं। जैसे ये सेल खुलता है इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और स्टार फिश क्या करता है अपने स्टमक का एक उभार, जैसे कि हम श्वसन की क्रिया करते हैं तो जब हम सांस लेते हैं तो हमारा स्टमक थोड़ा सा अप होता है, तो उसी प्रकार स्टार फिश जैसे ही वो सेल ओपन होता है उसका माउथ ओपन होता है, स्टमक का उभार उत्पन्न होता है और जितने भी सॉफ्ट एनिमल उसके सेल के अंदर रहते हैं उसको वो ग्रहण करता है और फिर स्टमक का उभार बॉडी के अंदर चला जाता है और इस प्रकार उनका भोजन डाइजेस्ट हो जाता है। यहाँ पे स्टारफिश का पिक्चर दिया गया आप देख सकते हैं। डाइजेशन इन ह्यूमंस, डाइजेशन इन ह्यूमंस कहने का मतलब हुआ कि मनुष्यों में पाचन की क्रिया कैसे होती है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, जैसे कि हम भोजन लेने की क्रिया कैसे करते हैं तो माउथ के थ्रू करते हैं। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, इसको पाचित करने का भी काम करते हैं, फिर एनर्जी जो मिलता है उसको यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड आर डेफिकेटेड, यानी जो अनुपयोगी फूड के पार्टिकल होते हैं उसको हमारे शरीर से निष्कासित कर दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपेंस टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आप ये सोच के आश्चर्य होते हैं कि जब हम भोजन करते हैं हमारे शरीर में वो कहाँ जाता है, क्या होता है उसके साथ? द फूड पासेस थ्रू ए continuous canal which begins at a buccal cavity and ends at the anus, यानी फूड लगातार एक कैनाल से गुजरते रहता है जिसकी शुरुआत मुख गुहा से होती है और ये लास्ट एनस तक जाता है। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स, जो कैनाल है वो वेरियस कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है यानी अलग अलग भाग में डिवाइड होता है, जिसमें पहला है बकल कैविटी अर्थात मुख कुआ, सेकंड है फूड पाइप और ओसोफेगस, दूसरा है फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं ओसोफेगस यानी ग्रास नली, तीसरा है स्टमक अर्थात आमाशय, चौथा है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत, पांचवा है लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत, एंडिंग इन द रेक्टम एंड सिक्स है द एनस, लास्ट में रेक्टम के पास अर्थात मलद्वार के पास जाता है और एनस के थ्रू डेफिसेट हो जाता है अर्थात निष्कासित हो जाता है। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ? क्या यह सब ज्यादा लंबा पाथ नहीं है? दिस पार्ट्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये जो पाथ है ये सारे पार्ट्स मिलके एक एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण करते हैं। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब हुआ आहार नाल अर्थात पाचक यानी पाचन तंत्र का रास्ता बोल सकते हैं या पाचन तंत्र का द्वार बोल सकते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, ये जितने भी फूड कंपोनेंट होते हैं वो साधारणतः पाचन की क्रिया होने के लिए जो
कंपार्टमेंट होते हैं उनसे उनको गुजरना पड़ता है। द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द canal such as salivary glands, the liver and the pancreas secreted digestive juice। जो स्टमक का आंतरिक परत होता है, जो आंतरिक दीवार की संरचना होती है, और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है यानी छोटी आंत की जो संरचना होती है, और भी बहुत सारे ऐसे ग्लैंड जो कि हमारे बॉडी में उपस्थित होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड यानी लार ग्रंथि, दूसरा यकृत जिसको लार्जेस्ट ग्लैंड बोला जाता है, पैनक्रियाज थर्ड है जैसे कि अग्नाशय। इनके थ्रू पाचक रस उत्पन्न होते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्टेड complex substances of food into simpler ones। जो डाइजेस्टिव जूस है यानी पाचक रस है, वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज कर देता है, यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विभाजित कर देता है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये जितने भी ग्लैंड्स होते हैं और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब मिलके एक पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। नाउ लेट अस नो अबाउट व्हाट हैपेंस टू द फूड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो भोजन है हमारे डिफरेंट कंपार्टमेंट से होकर जाता है, तो उनके साथ कौन सी क्रिया होती है। जैसे कि हमारे माउथ में गया तो वहाँ पे कौन सी क्रिया हुई, यहाँ पे दिया गया है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र की क्रिया। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस, यहाँ पे सैलिवरी ग्लैंड, यहाँ पे लार ग्रंथि का चर्चा किया गया, बकल कैविटी यानी मुख गुहा, ओइसोफेगस यहाँ पे जिसमें पाचन की क्रिया नहीं होती, यहाँ पे कर्माकुंचन की क्रिया होती है यानी पेरिस्टाल्सिस जिसके थ्रू भोजन नीचे चला जाता है। यहाँ पे स्टमक, स्टमक का भी पार्ट 3 होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, यानी कार्डियक, फुंडिक और पाइलोरिक। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन का भी पार्ट होता है। द माउथ एंड बकल कैविटी। अब जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो बकल कैविटी के थ्रू जाता है। फूड इज टेकन इनटू द फूड थ्रू द माउथ। हम भोजन ग्रहण करने का काम माउथ के थ्रू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब हम भोजन लेते हैं इसको बोलते हैं इंजेशन, यानी अंतःग्रहण की प्रक्रिया। अंतःग्रहण यानी अंदर लेने की प्रक्रिया, यानी भोजन लिए हम जिसको बोलेंगे इंजेशन। वी च्यू द फूड विद द टीथ एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली इनटू स्मॉल पीसेस। हम भोजन लेते हैं और दांतों के माध्यम से इसको चबाने का काम करते हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, जिस प्रकार एक मशीन कार्य करता है। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। जितने भी ये टूथ होते हैं एक अलग अलग मसूरों से जुड़े रहते हैं। Our teeth vary in appearance and perform different function। हमारा टीथ अलग अलग गतिविधि करता है। Accordingly they are given different names। उनके यहाँ पे नाम दिए गए जिसको हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये पॉइंट और ये पॉइंट कर लेते हैं। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ करने का मतलब कि दुधा दांत और अस्थाई दांत। Do you remember about falling of your teeth some years ago? The first set of teeth grows during infancy and they fall off at the age between 6 to 8 years. These are termed milk teeth. The second set that replaces them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout life or fall off ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। कहने का मतलब हुआ कि क्या आपको याद है जब बचपन में या कुछ साल पहले आपका दांत गिर रहा था। जितने भी फर्स्ट सेट यानी जब हमारा दांत बचपन में आता है उसका जो टूटने का क्रिया होता है वो 6 से 8 साल के उम्र के मध्य में होता है। इसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ यानी दूधा दांत। और मिल्क टीथ के जगह पे यानी रिप्लेस होके परमानेंट टीथ आता है जो पूरे लाइफ चलता है। और फॉल ऑफ यानी इसका खत्म होने का कार्य ओल्ड एज या सम डेंटल डिजीज, यानी जब कुछ दांत में हमको बीमारी हो जाता है, जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं
कि डॉक्टर साहब हमारा दांत खराब हो गया है, या चेक कर लीजिए, या खोरीला हो गया है, ये सब, या दंत क्षय हो गया, या टूथ डीके हो गया है। तो उस स्थिति में परमानेंट टीथ क्या होता है, हट जाता है। यहाँ पे टाइप्स ऑफ टीथ का अगर बात करें तो टाइप्स ऑफ टीथ कितने होते हैं, 4। फर्स्ट इंसाइजर, सेकेंड कैनिन, थर्ड प्रीमोलर, फोर्थ मोलर, यानी कर्तनक, भेदक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। हम यहाँ पे देख सकते हैं आगे वाला जो दांत होता है इसको बोलते हैं इंसाइजर, जिसका काम क्या होता है, चीविंग और ग्रिंडिंग। यानी जैसे कि हम रोटी खाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले मेरा जो सामने वाला इंसाइजर होता है या किसी का भी, उसी के थ्रू हम तोड़ते हैं। ऐसा तो नहीं करते हैं कि हाँ डायरेक्ट मोलर साइड लेके गए। लेकिन अगर हम चिकन खाते हैं तो चिकन हम तो डायरेक्ट सीधा मुंह में नहीं लेके खाते हैं, यानी कैनाइन के थ्रू हमको उसको खींचना पड़ता है। यहाँ पे टेबल 2.2 दिया गया है, टाइप्स ऑफ टीथ यहाँ पे बताया गया है, और लोअर जॉ में कितनी संख्या है, अपर जॉ में कितनी है, और टोटल कितनी होंगी। आप इसको भरने का प्रयास कीजिएगा। आवर माउथ हैज द सलेवरी ग्लैंड्स विच सीक्रेट सलीवा। हमारे माउथ के पास सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि हम बोले कि लार ग्रंथि पाई जाती है, जो 3 टाइप की होती है, यानी पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, जिसमें पैरोटिड सबसे बड़ा लार ग्रंथि होता है, जिसके थ्रू सलीवा सेक्रेट होता है, यानी वो स्रावित करता है। डू यू नो अबाउट एक्शन ऑफ सलीवा ऑन फूड? क्या आप भोजन पे लार का कार्य को बता सकते हैं कि लार क्या कार्य करता है? तो जब हम भोजन करते हैं तो सलीवा क्या करता है, उस भोजन को मिक्स करता है, यानी अच्छे से मिक्स करता है, फिर हम उसको निगल पाते हैं। द सलीवा ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। सलीवा के थ्रू स्टार्च शुगर में कन्वर्ट होता है। द टोंग इज ए फ्लेसी मस्कुलर ऑर्गेनेटेड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। जो टोंग है यानी जीभ है, एक मांसल संरचना है जो हमारे बकल कैविटी के पिछले हिस्से से कनेक्टेड होता है, नहीं जुड़ा रहता है। इट इज फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये सामने की तरफ फ्री होता है, यानी स्वतंत्र होता है, और चारों तरफ मूव कर सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टोंग? क्या आप जीभ के कार्य को जानते हैं? वी यूज आवर टोंग फॉर टॉकिंग, बिसाइड इट मिक्सेस saliva with the food during chewing and help in swallowing food। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमारे पास जीभ नहीं है तो हम बोल नहीं सकते हैं, यानी जीभ हमारे लिए बोलने में मदद करता है। इसके अलावा जब हम भोजन करते हैं तो उसको सलीवा मिक्स करने में, फिर swallowing ऑफ फूड यानी भोजन को निगलने में मदद करता है। अगर हमारे पास जीभा नहीं हो यानी टोंग नहीं हो तो हम भोजन को निगल नहीं सकते हैं, या सलीवा मिक्स नहीं हो पाएगा, या आवाज मेरा नहीं आएगा। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विथ आवर टंग। हम इसके अलावा टोंग के माध्यम से फूड को टेस्ट करने का भी काम करते हैं। इट टेस्ट बर्ड, इन पे स्वाद कलिकाएं होती हैं। दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो भोजन के अलग अलग स्वाद को बताती है, जैसे कि स्वीट हुआ, बीटर हुआ, यानी किससे हमको तीखा महसूस होगा या किससे हमको मीठा महसूस होगा, या जैसे मिर्च हम खाते हैं तो बहुत ही तीता लगता है, या करेला का जूस अगर पिए तो बहुत ही कड़वा लगेगा। तो कैसे पता चलेगा? ये जो टोंग के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके थ्रू हमको पता चलता है। स्वीट्स एंड टूथ डिके, यानी मीठा खाना और दंत क्षय हो जाना। जैसे कि हम लोग चॉकलेट खाते हैं तो क्या देखते हैं कि बाद में कभी कभी हम जो बच्चे होते हैं वो मुंह नहीं धोते हैं। मान लीजिए कि आप ही हैं, खा लिए और रात को ब्रश करना भूल गए और ऐसे ही सो गए, तो जितने भी माउथ में ऊपर जो स्वीट्स पाया जाता है, स्वीट का पार्ट्स होता है, वो बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, विकसित होते रहते हैं। और कभी कभी अगर हम 2-3 दिन तक अगर मुंह नहीं धोए तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, हमारे दांत को खोखला बनाने का काम करता है। इससे हो जाता है टूथ डिके अर्थात दंत क्षय। नॉर्मली बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस। सामान्यतः जीवाणु जो होते हैं हमारे माउथ में पाए जाते हैं, लेकिन वो हमारे लिए उतने हानिकारक नहीं होते। हाउएवर, हालांकि इफ वी डोंट क्लीन आवर माउथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगिन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। यानी कब? जब तक कि हम उसको साफ नहीं करते हैं या खाने के बाद मुंह नहीं धोते हैं,
अगर हम खाने के बाद मुंह नहीं धोते हैं तो बहुत सारे हार्मफुल जो बैक्टीरिया होते हैं, हानिकारक जो जीवाणु होते हैं, वो उत्पन्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। दिस बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड एंड रिलीज एसिड्स। जैसे कि हम बोले कि हम क्या किए कि खाना खाएं और उसको छोड़ दिए, यानी मुंह नहीं धोए, तो उसमें जो बैक्टीरिया उपस्थित होंगे वो क्या करता है, जो जैसे कि मीठा हम खाएं तो मीठा खाएंगे तो उसमें शुगर रहेगा, तो जो भी शुगर उपस्थित रहता है और जो भोजन द्वारा छोड़ दिया जाता है, बैक्टीरिया क्या करता है, उसको वृद्धि करने लगता है और एसिड रिलीज करता है। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, और जो एसिड होते हैं यानी जो अम्ल का स्राव होता है वो हमारे टीथ को डैमेज कर देता है। दिस इज कॉल्ड टूथ डिके, इसको हम बोलते हैं दंत क्षय। इफ इट इज नॉट result in tooth loss, chocolate, sweets, soft drinks and many other sugar products are major culprits of tooth decay. अगर हम टूथ डिके का कंपोनेंट का बात करें कि क्या मतलब कौन से चीज़ से टूथ डिके हो सकता है, तो कौन कौन सा ऐसा है, यानी चॉकलेट, यानी बहुत आयत मात्रा में, जैसे कि बच्चों को देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो दांत सड़ गया, आप सुने होंगे, या बहुत ज़्यादा केवल स्वीट्स खा रहे हैं या सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं या शुगर प्रोडक्ट का ज़्यादा यूज कर रहे हैं, तो ये पाइप और ओइसोफेगस, फूड पाइप या ओइसोफेगस अर्थात ग्रास नली, जब हम भोजन माउथ में लेके जाते हैं उसके बाद ये ग्रास नली के थ्रू जब टोंग के द्वारा सारा मिक्स हो जाता है, तो वो जब स्वालो होता है, निगलते हैं, तो ये जितने भी स्वालो फूड होते हैं यानी निगला हुआ भोजन होता है वो ओइसोफेगस के थ्रू स्टमक में जाता है। ओइसोफेगस में एक पेरिस्टालसिस की क्रिया होती है अर्थात कर्माकुंचन की क्रिया होती है, जिसके थ्रू भोजन मूवमेंट करता है। यहाँ पे एक पहेली का क्वेश्चन है, पहेली वांट्स टू नो हाउ फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ड्यूरिंग वोमिटिंग, यानी वोमिटिंग के समय भोजन अपवर्ड साइड क्यों आता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में क्यों गति करता है। तो एक नॉर्मल सी बात बोले कि जब हम आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का सेवन कर लेते हैं, चाहे जैसे कि हमको भूख लगा है लेकिन हम चाहते हैं कि हमको बस हम 2 खाएंगे तो मेरा स्टमक फुल हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं नहीं हमको कंपटीशन करना है, हमको 20 खाना है और हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तो आवश्यकता से अधिक होता है तो वो क्या होता है, वोमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता है। फूड इज पुश्ड डाउन बाय द मूवमेंट of the wall of the food pipe. Actually, this movement takes place throughout the alimentary canal and pushes the food downwards. At times, the food is not accepted by our stomach and is vomited out. कहने का मतलब हुआ कि फूड को पुश करने का काम किया जाता है, यानी जैसे कि ओइसोफेगस से नीचे स्टमक में गया और जितने भी एलिमेंट्री कैनाल में जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं उसके थ्रू भोजन को पुश करने का काम नीचे की तरफ किया जाता है, लेकिन जब हमारे स्टमक द्वारा उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जैसे कि हम बोले कि अगर हमको आवश्यकता से अधिक किसी भी चीज़ का सेवन करते हैं तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, जैसे कि हम रसगुल्ला भी खा लिए, फिर रोटी भी खा लिए, फिर जाके चावल भी खा लिए, फिर चाहते हैं कि हम कोल्ड ड्रिंक भी पी लें, फिर जाके चाहते हैं कि हम जूस भी पी लें, तो एक बार में ही सारा स्टमक हमारा ग्रहण कैसे करेगा, नहीं करेगा। तो जब हमारा स्टमक किसी भी चीज़ को ग्रहण नहीं करता है तो वो वोमिट के रूप में अर्थात उल्टी के रूप में वो बाहर निकाल देता है। Recall the instances when you vomit after eating and think of the reason for it. Discuss with your parents and teacher. आप जब वोमिट करते हैं या उल्टी करते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि कैसे ये हो गया, इसका रीजन क्या होना चाहिए, आप जो भी सोचते हैं इसको पेरेंट्स और टीचर से डिस्कस कीजिए। द स्टोमक यानी अमाशय, द स्टोमक इज ए थिक वाल्ड बैग, यह स्टोमक क्या है, एक थिक वाल बैग की संरचना है। इट्स शेप्स इज ए like a flattened J shape and it is the widest part of the alimentary canal. यह आहार नल का सबसे चौड़ा भाग होता है अर्थात वाइडेस्ट पार्ट होता है और इसका जो शेप बोले तो जे के समान होता है। It receives food from the food pipe at the end and opens into the small intestine at the other. ये फूड पाइप के थ्रू, जैसे हम बोले कि ओइसोफेगस में आया, फिर
वो कहाँ गया, स्टमक में गया। तो स्टमक में कहाँ गया, तो अब स्टमक के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, जिसको आगे वाले लेसन में पढ़ना है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट तो कार्डियक, यानी हृदय के पास से जैसे शुरू होगा तो एक होगा कार्डियक, दूसरा पुंडिक, तीसरा पाइलोरिक। ये स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। लेकिन स्टमक के थ्रू जितने भी भोजन होते हैं वो आगे जाके कहाँ खुलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेज। जो स्टमक का इनर लाइन होता है अर्थात आंतरिक दीवार होता है, उसके थ्रू म्यूकस का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्राव होता है यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो कि बहुत ही हानिकारक होता है, डाइजेस्टिव जूस अर्थात पाचक रस का स्राव होता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, जिसके थ्रू हाइड्रोलिक अम्ल का प्रभाव स्टोमक पे नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर म्यूकस का लाइन नहीं रहे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना खतरनाक होता है कि वो हमारे स्टमक के परत को जला सकता है और हम जिंदा भी नहीं बचेंगे। द एसिड kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act। यानी जो एसिड है, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे भोजन के साथ हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं उसको वो मार देता है और हमारे डाइजेस्टिव जूस पे एक्ट करता है। जैसे कि हम खाना खाते हैं वो खाना पच जाता है, तो कैसे पचता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर नहीं रहे हमारे स्टमक में तो भोजन पचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो पाचन की क्रिया में बहुत ज़्यादा देरी होगी। कभी कभी ऐसा सुना जाता है कि किसी का खाना नहीं पच रहा है तो वो क्या करता है, एंजाइम लेता है अर्थात एसिड का मात्रा उसमें कम हुआ। तो एसिड जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो क्या करता है, मदद करता है। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो पाचक रस पाए जाते हैं वो प्रोटीन्स को क्या करते हैं, सरल अणुओं में विभाजित कर देते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled and is about 7.5 मीटर लॉन्ग। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर बात करें तो ये बहुत ही क्वाइल्ड संरचना में, जैसे कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, मतलब ये गोल गोल ऐसे हम बोल सकते हैं। फिर ये लास्ट में जाके क्या तो लार्ज इंटेस्टाइन आ जाता है। तो क्वाइल्ड लाइक संरचना इसकी होती है और ये 7.5 मीटर लंबा होता है। इट रिसीव्स सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड द पैनक्रियाज। यह लीवर द्वारा जितने भी स्रावित अम्ल होते हैं उनको और पैनक्रियाज के थ्रू जो सिक्रेशन होता है यानी स्राव का काम होता है उसको ये प्राप्त करते हैं। इट वाल्स अल्सो सीक्रेट जूसेज अर्थात यानी जो लीवर के वाल होते हैं और पैनक्रियाज के वाल होते हैं उसके थ्रू भी जूस स्रावित होता है। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर है वो रेडिश ब्राउन होता है जिसको हम कत्थी बोल सकते हैं। ये एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में पाए जाते हैं, राइट साइड यानी दाएं भाग में। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। जैसे कि इसके पहले ही बोले थे हम कि जो लीवर है वो क्या है, लार्जेस्ट ग्लैंड है अर्थात सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। इसके द्वारा पित्त रस का स्राव होता है दैट इज स्टोर्ड इन ए सेक कॉल्ड द गॉलब्लैडर और ये पित्ताशय में जाके संचित होता है। द बाइल प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। और ये जो बाइल जूस होते हैं यानी पित्त रस होते हैं ये इसको पचाने में मदद करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। यानी अगर कोई क्वेश्चन करता है कि फैट को पाचन में कौन से
जूस काम करते हैं तो उस पे हम क्या बोलेंगे, बाइल जूस। बाइल जूस अर्थात पित्तरस। The pancreas is a large cream-colored gland located just below the stomach. पैनक्रियाज एक लार्ज क्रीम कलर्ड का संरचना है जो स्टोमक के जस्ट नीचे पाया जाता है। The pancreatic juice acts on carbohydrate, fats and proteins and changes them into simpler forms. जो पैनक्रियाटिक जूस है यानी अग्नाशयी रस है वो कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे, प्रोटीन पे क्रिया करता है और इसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देता है। सिंपल फॉर्म में डिवाइड करने का मतलब कि सरल अणुओं में डिवाइड कर देता है। द वर्किंग ऑफ द स्टोमक वाज डिस्कवर्ड बाय स्ट्रेंज एक्सीडेंट। अगर स्टोमक की क्रिया की बात किया जाए कि स्टोमक का कार्य कैसे करता है, इसको एक बहुत ही विचित्र दुर्घटना से इसका संबंध है, इसके थ्रू इसका खोज किया गया था। In 1822, a man named Alexis Saint Martin was badly hit by a shotgun. एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उनको गन द्वारा शूट कर दिया गया था, यानी बहुत ही वो हिट हो गए थे, कोई मार दिया होगा। The bullet had seriously damaged the chest wall and made a hole in his stomach. वो गन इतने जोर से लगा था कि चेस्ट वॉल डैमेज हो गया था और स्टोमक में एक होल क्रिएट हो गया था। He was brought to an American army doctor, William Beaumont. The doctor saved the patient, but he couldn't close the hole properly and left it bandaged. एक आर्मी डॉक्टर का सहायता लिया गया जिनका नाम है विलियम ब्यूमोंट, और उस डॉक्टर ने क्या किया, इस पेशेंट को बचाया, लेकिन जो स्टमक में होल हो गया था वो बैंडेज ही रख पाए, वो उसमें वो सफलता हासिल नहीं कर पाए, अर्थात वो जो स्टमक में होल हो गया था उसको पूरी तरह से वो बंद नहीं कर पाए, उसको उन्होंने बैंडेज तरीके से ही छोड़ दिया। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach throughout the hole. यानी ब्यूमोंट को जो डॉक्टर थे जिनका नाम है विलियम ब्यूमोंट, उनको एक बहुत ही शानदार मौका मिला जिसके थ्रू वो क्या किए कि वो उस होल के थ्रू स्टोमक के अंदर कैसी क्रिया हो रही है उसको वो देख सकते थे। ही मेड सम वंडरफुल ऑब्जर्वेशन, उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया। ब्यूमोंट फाउंड दैट स्टोमक वाज चर्निंग Beaumont found that the stomach was churning food. Its wall secreted a fluid which could digest the food. He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed. यानी जो डॉक्टर थे वो डॉक्टर अंकल क्या किए, स्टोमक के थ्रू जो होल बन गया था उसके थ्रू उन्होंने देखा कि स्टोमक कैसे भोजन को मसलने का काम करता है और उसका जो वाल है उसके थ्रू बहुत ही तरल पदार्थ निकलते हैं जो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद कर सकते हैं या करते हैं। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि जो स्टोमक का एंड है वो इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है और वहाँ पे जाके भोजन का सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। The partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food. जैसे कि हम बताएं कि स्टोमक के बाद हमारा भोजन कहाँ जाएगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत से भी कुछ स्रावित पाचक रस सीक्रेट होंगे जो भोजन को पचाने में मदद करेंगे। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर शुगर्स सच एज ग्लूकोज, और कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे जाके सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है जिसको हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड। फैट्स फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जाके फिर ग्लिसरॉल और
प्रोटीन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत द्वारा अवशोषण का काम। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। यानी जो पाचित भोजन होता है उसको ब्लड वेसल के द्वारा इंटेस्टाइन अपने तरफ उसको खींचता है यानी ऑब्जर्व करता है, जिसको हम बोलते हैं अवशोषण की क्रिया। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटफ्लोज, दे आर कॉल्ड विलाई। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो आंतरिक परत है उनके आसपास उंगली नुमा संरचना पाई जाती है जो हजारों की संख्या में होती है, जिसको हम बोलते हैं विलाई। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाई कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप विलाई के कार्य को इंटेस्टाइन में बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं? द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जर्प्शन फॉर द डाइजेस्टिव फूड। तो विलाई क्या करती है, यानी जितने भी भोजन को ऑब्जर्व करने की जो क्षमता होती है उसको विकसित करने का काम, जो भोजन को पाचित करने में सहायक होता है। ईच विलाइज has a network of thin and small blood vessels closer into surface। यहाँ पे small blood vessel की संरचना होती है जो इस संरचना से संबंधित होते हैं, जो बहुत ही पतले होते हैं और एक नेटवर्क के रूप में बिछे हुए रहते हैं। The surface of the villi observe the digestive food materials। और जितने भी भोजन होते हैं उनसे जो विलाई उपस्थित होती है उसको ऑब्जर्व करने का काम करती है। यानी जैसे कि हम भोजन किए तो जो भी जैसे कि पोषक तत्व होगा तो कुछ पोषक तत्व अवशोषित करके हम जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको हम पार्ट वाइज मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट में हम नीचे करते गए। ठीक उसी प्रकार स्मॉल इंटेस्टाइन कार्य करता है। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड विया the blood vessels into different organs of the body where they are used to build complex substances such as the proteins required by the body. This is called assimilation। जैसे कि हम अभी बताएं कि हम भोजन करते हैं तो उससे जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसको अवशोषित करके फिर हम डिफरेंट कंपार्टमेंट में भेज देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कि लास्ट में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, जो उसमें बिलाई उपस्थित रहती है, जो उंगली समान संरचना है उसके थ्रू पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया जाता है और वो क्या करता है हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ब्लड वेसल यानी रक्त वाहिनी के माध्यम से चारों तरफ भेजने का काम करता है। और जो भी जटिल अणु होते हैं जैसे कि प्रोटीन्स जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फैक्टर, यानी ये हमारे शरीर के ग्रोथ में इम्पोर्टेंट होते हैं, इसी को बोला जाता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब होना, मिलाना हुआ, आत्मसातीकरण हुआ। इन द सेल ग्लूकोज breaks down with the help of oxygen into carbon dioxide and water and energy is released। जैसे कि सेल में हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज किससे टूटा, यानी ऑक्सीजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, देन वाटर, और जो भी एनर्जी रिलीज हुआ। द फूड दैट रिमेन्स undigested and unabsorbed enter into the large intestine। जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या किया, जितने भी पोषक तत्व थे उसको अवशोषित कर लिया, लेकिन उससे कुछ अनडाइजेस्टेड पार्ट बचे, यानी अपाचित भोजन बचा। जो अपाचित भोजन होता है और जो अनअवशोषित यानी जिसको अवशोषित वो नहीं कर पाता है, वो सारे भोजन लार्ज इंटेस्टाइन में जाते हैं, यानी बड़ी आंत में जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। यह जो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो यह स्मॉल इंटेस्टाइन के तुलना में छोटा होता है और चौड़ाई भी कम होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ। इनकी लंबाई की अगर बात करें तो 1.5 मीटर होता है। इट्स फंक्शन टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। जो भी अपाचित भोजन होते हैं इनका कार्य होता है कि ये उससे जो भी उसमें थोड़ा सा जल है बचा हुआ है और जो साल्ट बचा हुआ है उसको क्या करे, सोख ले। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। और जो शेष अवशिष्ट बचता है उसको रेक्टम में भेज दिया जाता है, अर्थात मलद्वार में भेज दिया जाता है। एंड रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फेसेज। और इसको हम अर्ध ठोस मल के रूप में
देख सकते हैं। द फेसियल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। जो फेकल मैटर होते हैं उसको एनस के थ्रू टाइम टू टाइम निष्कासित कर दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं इजेशन अर्थात निष्कासन। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, अगर हम ग्रास ईटिंग एनिमल्स का डाइजेशन का क्रिया का बात करें, यानी जो जंतु घास का सेवन करते हैं उनमें पाचन की क्रिया कैसे होती है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बुफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. क्या आपने कभी गाय या भैंस या जो भी अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स है उनको खाते हुए देखा है? यानी वो लगातार चबाते रहते हैं, यानी अगर वो खा भी नहीं रहे हैं फिर भी वो चबाने का क्रिया करते रहते हैं। वास्तव में वो क्या करते हैं, जो भी घास वाला पदार्थ होते हैं वो डायरेक्ट क्या करते हैं, निगल जाते हैं और उसको स्टोमक के एक पार्ट में स्टोर करते रहते हैं, जिसको हम प्रथम आमाशय बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रुमेन। यहाँ पे डायरिया का एक फैक्ट दिया गया है। समटाइम्स यू मे हैव experienced the need to pass watery stool frequently. This condition is known as diarrhea. कभी कभी एक स्थिति आता है कि जैसे कि स्टोमक इशू हो जाता है, यानी पेट खराब होना, जिसको हम डायरिया का कंडीशन भी बोल सकते हैं। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, ये भी क्या किस चीज़ से होता है, तो इन्फेक्शन के थ्रू होता है। फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन, जब हमारा भोजन पचने का क्रिया नहीं हो पाता है, या भोजन जहरीला होता है, या खाद्य विषाक्तता इसको बोल सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, यह भारत में बहुत ही सामान्य है, पार्टिकुलरली अमॉन्ग चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चों में। अंडर सेवरल कंडीशन इट कैन बी फेटल, दिस इज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड साल्ट्स फ्रॉम द बॉडी। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति हो सकती है, कब, जब वाटर और साल्ट हमारे बॉडी से कम होने लगते हैं, यानी लगातार हमारा पेट खराब रहे, यानी स्टोमक इशू हो या डायरिया का हम शिकार हो या डायरिया का डिजीज हो जाए, तो हमारे बॉडी से वाटर और साल्ट का मात्रा बहुत ही कम हो जाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही चिंताजनक की स्थिति हो जाती है। डायरिया शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, यानी नज़रअंदाज करना का बात यहाँ पे बोल रहा है, यानी नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते। इवन बिफोर ए डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विथ अ पिंच ऑफ साल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट। अगर डॉक्टर का सलाह अभी नहीं मिला रहता है तो उसके पहले भी रोगी क्या करता है कि गुनगुना पानी और नमक और चीनी मिला के उसको पीता है, यानी ग्लूकोज की पूर्ति करता है। दिस इज कॉल्ड ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। यह ORS का सॉल्यूशन है, जिसका पूरा नाम होता है ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। हेयर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कॉर्ड। रुमेन में जो भी भोजन जाता है, यानी प्रथम आमाशय में जो भी जीव क्या करते हैं, अपना भोजन जो निगल जाते हैं जल्दी जल्दी में, उसको कर्ड बोला जाता है, जो ज़्यादातर अपाचित रूप में उपस्थित रहता है। बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट। बाद में एनिमल क्या करते हैं, अब वापिस रुमेन से अपने माउथ में गट्ठर के रूप में छोटा छोटा लेके आते हैं और उसको चबाने का क्रिया करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रूमिनेशन, इसको जुगाली करना हम बोल सकते हैं। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, यानी इस प्रकार के जीव को हम बोलते हैं जुगाली करने वाले पशु। द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में सेलुलोज की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ये टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का ये प्रकार है। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर इटीसी, जुगाली करने वाले पशुओं में जैसे कि मवेशी, जो हिरन है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रुमेन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। रुमेन में बैक्टीरिया उपस्थित होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है, अर्थात तो सेलुलोज को पचाता है। मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कांट डाइजेस्ट सेलुलोज, बहुत सारे जानवर, बहुत सारे जंतु जैसे कि मनुष्यों को लिया जाए तो वो सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। Animals like horses, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum between the esophagus and the small intestine. एनिमल्स जैसे कि घोड़ा, रैबिट अर्थात खरगोश, इनमें एक लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं सिक्कम,
और यह ग्रास नली और स्मॉल इंटेस्टाइन के मध्य होता है। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. सेलुलोज का पाचन जानवरों में होता है, जो कि यह क्रिया ह्यूमन्स में उपस्थित नहीं होती है, जिसके कारण ये सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते हैं। सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमने यहाँ पे कुछ सीखा कि एनिमल्स किस विधि द्वारा अपने भोजन को डाइजेस्ट करते हैं या उनमें कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है। बट देयर आर मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डोंट हैव अ माउथ एंड ए डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी बहुत सारे ऐसे भी छोटे छोटे जीव जंतु हैं जिनके पास ना माउथ है ना ही कोई डाइजेस्टिव सिस्टम है। देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड, तो वो अपना भोजन कैसे लेते हैं या कैसे उसको पचाने का काम करते हैं। इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक, चलिए हम कुछ ऐसे सेक्शन का अध्ययन करते हैं जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और फूड लेने का कार्य करता है। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, यानी अमीबा द्वारा भोजन का ग्रहण करना और उसके थ्रू पाचन करना। अमीबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यह एक कोशिकीय जीव है जो कि तालाब में पाया जाता है और इसके पास एक सेल मेम्ब्रेन होता है, अर्थात कोशिका झिल्ली होती है। यह गोल संरचना में पाया जाता है, इसके पास केंद्रक भी होता है और बहुत ही छोटे छोटे बबल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको वैक्यूल्स बोलते हैं, अर्थात राजधानी। इन इट्स साइटोप्लाज्म, कहाँ पे, तो इसके कोशिका द्रव में। अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन, अमीबा ज्यादातर क्या करता है, अपना शेप पोजीशन चेंज करते रहता है, ये साधारण रूप से देखा जाता है। इट पुशेज आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसके पास फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी होता है जिसको हम सीडोपोडिया बोलते हैं, अर्थात कुत्पाद। और फॉल्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर द फूड, और इनके पास चारों तरफ से जैसे कि यहाँ पे लाइनिंग जैसे निकला रहता है, इसको हम बोलते हैं फीट, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने का काम करते हैं। आप यहाँ पे एक चित्र यहाँ पे देख सकते हैं, रूमेन है, यहाँ पे ओइसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, फिर रूमेन से ये मुंह में गया, फिर ये रूमिनेंट्स कहलाए। अमीबा का भी चित्र यहाँ पे दिया गया है। अमीबा फीड्स एंड सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को ये खाता है। When it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulfs it. ये क्या करता है कि जैसे ही इसके पास इसको भोजन का आभास होता है कि हमारे पास भोजन आ गया, जैसे कैसे हमारे घर में अगर कुछ नया चीज बने या बहुत ही स्पेशल डिश बने तो हम बहुत ही दूर से ही सुगंध ले लेते हैं, तो हमारे पास नोज होता है, स्मेल से हम ले लेते हैं। उसी प्रकार अमीबा के पास भी सेंस होता है, जब इसको पता चलता है कि हमारे पास भोजन है तो ये क्या करता है, अपने कुटपाद को, जैसे कि यहाँ पे ये वाला आकार वाला अमीबा हुआ, यहाँ पे भोजन हुआ तो ये क्या करेगा, इसको फैलाएगा, फिर इसको फैलाएगा, फिर यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करके इसको ग्रहण कर लेगा, यानी कुटपाद को ये क्या करता है, फैला देता है और इसको निगल जाता है। द फूड बिकम्स ट्रेप्ड इन ए फूड वैक्यूल, और ये भोजन राजधानी में कैप्चर हो जाते हैं। डाइजेस्टिव जूस आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और भोजन के जो राजधानी होता है उससे डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते रहता है, निस्रावित होते रहता है। दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज, ये भोजन पे क्रिया करते हैं और इसको सरल अणुओं में विभाजित कर देते हैं। जैसे कि मनुष्य में क्या हुआ कि बहुत सारे कंपार्टमेंटल से होकर के लार्ज इंटेस्टाइन में रेक्टम के थ्रू एनस से निष्कासित किया गया, ठीक उसी प्रकार अमीबा में भी होता है, लेकिन इसमें वैक्यूल्स के माध्यम से ये क्या करता है कि फूड को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करता है। ग्रेजुअली द डाइजेस्टिव फूड इज अब्जॉर्ब, और जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है। द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, और जो इसके लिए यूजफुल होता है उसका उपयोग वो ग्रोथ के लिए करता है, अर्थात वृद्धि में, अपने रख रखाव के लिए। फिर बहुलीकरण करने का मतलब हुआ, एक अमीबा हुआ, फिर दूसरा अमीबा भी उत्पन्न हुआ, फिर तीसरा अमीबा उत्पन्न हुआ, अर्थात बहुलीकरण हुआ। The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole,
और जो अपाचित भोजन जो बच जाते हैं अमीबा के पास, उसको वैक्यूल के रास्ते से अमीबा में कहीं से भी एक, जैसे कि यहाँ पे छिद्र बन गया, इससे क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। यह बेसिक एक प्रोसेस है डाइजेशन का, यानी भोजन के डाइजेशन का, जो क्या करती है, एनर्जी रिलीज तो करती है, यानी सभी जानवरों में सेम एनर्जी, यानी भोजन पचित हुआ, उससे जो न्यूट्रिएंट्स हमको मिला, अच्छा से हम उसको लिए, उसको अवशोषित किए और उसको ग्रोथ में लगा। इन लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। आप इसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में पढ़ेंगे। अब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो इंटेस्टाइन के थ्रू ऑब्जर्व किया गया या भोजन के जो अदर पार्ट्स थे उसके द्वारा ऑब्जर्व करने का काम किया गया। तो हम इसको आगे वाले लेसन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं जिसको हमने पढ़ा। एब्जॉर्प्शन, एमिनो एसिड, अमीबा, एसिमिलेशन, बाइल, बकल कैविटी, कैनाइन, सेलुलोज, डाइजेशन, इजेशन, फैटी एसिड, फूड वेहिकल, गाल ब्लैडर, गिल्स्ट्रॉल, इंसाइजर, इंजेशन, लीवर, मिल्क टीथ, मोलर, परमानेंट टीथ, ओइसोफेगस, पैनक्रियाज, प्रीमोलर, स्यूडोपोडिया, र्यूमेन, रूमिनेंट, रूमिनेशन, सैलिवरी ग्लैंड्स, विलाई और सैलिवा। यहाँ पे कुछ समरी दिया गया है जो ऊपर का ही लेसन का पॉइंट है, तो आप इसको पढ़िएगा और जहाँ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई भी त्रुटि हो तो आप अपना फीडबैक ज़रूर दें, जिसके थ्रू मैं इसको और इम्प्रूव करने का प्रयास करूं। और यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए गए हैं, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन आता है या कोई भी डाउट होता है आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नए लेसन के साथ।